गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास के चैप्टर ही ज्योग्राफी का चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2.1.5 में भारतीय मरुस्थल। ओके, ज्योग्राफी का चैप्टर है भूगोल का। तो इसमें 2.1.4 था, 2.5 पे देखते हैं भारतीय मरुस्थल। हमने कक्षा 8वीं में भारत में थार का मरुस्थल पाठ पढ़ा है। उसके आधार पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि आपको जैसलमेर के किसी गांव में एक साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने इलाके से क्या क्या फर्क पाएंगे और क्यों। ये कुछ ऐसी गतिविधियों भरी जो बातें हैं। उसके बाद देखते हैं सीधे संसाधन और व्यवस्था। भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत देखिए यहाँ पे तो देखिए संसाधन व्यवस्था में कि हम जानते हैं कि थार मरुस्थल में जीवन यापन बहुत जटिल है और हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण की प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल संसार के सभी मरुस्थलों में सबसे सघन आबादी का क्षेत्र है। यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे जैसे बंदेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई, रंगोई, आभूषणों और मीनाकारी पत्थरों की नक्काशी आदि काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का पारंपरिक कुटीर उद्योग आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। मारवाड़ और गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन बसर करते हैं। राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ का ऊन कालीन उद्योग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बीकानेर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। यद्यपि थार एक मरुस्थल है और यहाँ वन नहीं है, फिर भी मरुभूमि के फैलाव को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने कई सफल प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में यहाँ कृषि वानिकी की संभावनाएं बढ़ी है। खेजड़ी यहाँ का एक प्रमुख वृक्ष है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। ठीक है, एक प्रमुख वृक्ष है जो मानव और जानवर दोनों के लिए उपयोगी है। इसके पत्ते यहाँ के पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक हरा चारा प्रदान करते हैं। इसकी लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊँट गाड़ी आदि के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खेजड़ी की जड़ भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण में बहुत सहायक होती है। खेजड़ी के अलावा रोहिरा भी उपयोगी वृक्ष है जो चारे के अलावा मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखता है। इसका इस्तेमाल कृषि वानिकी के संदर्भ में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जाता है। रोहिरा फर्नीचर के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इसके तने की छाल से औषधि गुण भी प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे अगर यहाँ पे देखिए हम लोग तो पाते हैं यहाँ पे कि थार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर व जोधपुर में चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सम, बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर में बीकानेर में खनिज तेल का प्राकृतिक गैस। क्या आप जानते हैं कि विश्व के वास्तुशिल्प का अनूठा जो नमूना है ताजमहल नागौर के मकराना से ही प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, याद रखेंगे। जो विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल बना हुआ है वो नागौर के जो है मकराना से प्राप्त जो सफ़ेद संगमरमर से उनको बनाया गया है। जोधपुर अपने बलुआ पत्थर और जलौर ग्रेनाइट के लिए मशहूर है। जैसलमेर और बाड़मेर में मिला खनिज तेल पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी एक उपलब्धि रही है, खोज रही है। तेल, गैस और पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की अभूतपूर्व संभावना के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद है। राजस्थान और विशेषकर थार मरुस्थल के लिए विदेशी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण यहाँ आतिथ्य सत्कार से जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफ़ी बल मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग थार मरुस्थल का एक गांव। राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसलमेर है। इससे भी 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है राजू का गांव लुनार। इसके बाद कोई और गांव नहीं है, केवल एक छोटी सी ढाणी अर्थात टोला है, रतन सिंह की ढाणी अर्थात टोला। यहाँ छोटे छोटे घर और बस रेत ही रेत दिखते हैं। जलवायु बहुत शुष्क है, कभी कभी रेत की आंधियाँ चलती है। थार एक गर्म मरुस्थल है। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात होते होते ठिठुरने भरी सर्दी लगने लगती है। सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। यहाँ पानी की स्थायी स्रोत तो है नहीं।
या इतनी बारिश नहीं होती कि जंगल पनप सके। कहीं कहीं खेजड़ी के 1-2 झाड़ अवश्य दिख जाते हैं, जैसे मानचित्र 2.20 में पहचानने के लिए कि लुनार गांव कहाँ है। ठीक है, तो थार की गोद में बसा ये जो है 200 घरों वाला गांव लुनार रेत में रची एक कविता की तरह होती है। यह है सरहद से कुछ ही दूर पर स्थित यह गांव पूरे इलाके में सबसे बड़ा है। यहाँ मेघवाल, सोडा, राजपूत तथा मुस्लिम समुदाय के घर है। घर ज़्यादातर मिट्टी से बनी गोलाकार झोपड़ियाँ हैं। कुछ सालों में पत्थर के पक्के घर भी बनने लगे हैं। तीनों समुदायों की अपनी अपनी बस्तियां हैं जिन्हें वास कहा जाता है। ये वास एक दूसरे से दूर स्थित है, जिन्हें बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। सभी मोहल्लों की अलग अलग बैठकें हैं। गांव में 15 मोहल्ले और उनकी 15 बैठकें भी होती हैं। ये था रेगिस्तान का एक गांव, ठीक है, उसका चित्र दिया हुआ है। विश्लेषण के रूप में अगर देखिए यहाँ पे, तो जल संरक्षण और प्रबंधन की बात करते हैं। तो जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। वर्तमान औद्योगिकी, आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्थानीय व विश्व स्तर पर भविष्य के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। उनमें से सबसे पहली बात आती है जल संरक्षण के तरीके, किस तरीके से जो है जल को संरक्षित किया जा सके। तो जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और शासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। इनमें मुख्य रूप से जल स्रोत में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान न करना, कपड़े न धोना, जहरीले रासायनिक पदार्थों युक्त मूर्तियों को विसर्जित न करना और जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल का नहर के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नति, विधियों के प्रयोग, वन क्षेत्र में वृद्धि, भूमिगत जल का पूर्ण तरीके से उपयोग और जल के पुनः उपयोग के द्वारा जल भंडारण को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे यहाँ पे देखा जाए, 1 मिनट, ठीक है, आगे लिखते हैं। चलिए, परंपरागत जल संरक्षण विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोगों से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ आदि का निर्माण किया गया। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्गों को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना, इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नीचे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राजस्थान के प्रसिद्ध सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पी शिव धरोहर चांद बावड़ी जल संग्रह की अद्भुत मिसाल यहाँ पे है। ये बावड़ी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, भूमिगत बेलनाकार छोटा कुआं। जनसंख्या में वृद्धि एवं जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों चुनौती का सामना कर रही है। वर्तमान में इन जल स्रोतों की उपेक्षा की जा रही है। अनेक पुरानी बावड़ियाँ, छोटे तालाबों आदि पर अतिक्रमण कर उन्हें पार दिया गया, जबकि वे आज जल संकट के निराकरण का एक साधन हो सकती थी। टांका जो बोलते हैं, थार इलाके की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि है। यह एक भूमिगत छोटा कुआं है जहां मकानों के छत और अन्य पक्के जल संग्रहण क्षेत्रों से बहाकर जल को पक्के टंके तक लाया जाता है। यह लगभग 6 मीटर गहरा और 2 से 3 मीटर चौड़ा होता है। टांका की बाहरी दीवार जहाँ से जल आता है वहाँ फिल्टर या छन्नी लगाई जाती है ताकि जल गंदा न हो। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में जैसे मरुस्थल के शहरों में टांकों की बहुत आयत है, ठीक है। तो आज के जो चैप्टर है बेटा, इनको यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आगे कल देखेंगे दैट्स ऑल।